Today we will discuss about the state system. It's continuation of social stratification chapter. Like we discussed in the previous videos that people are divided on the basis of the status. We discussed like how people are divided on the basis of slavery, how they are divided on the basis of caste system. Today we will discuss how they are divided on the basis of state system. Question arises, what is the state? मिडिल एजेस में यूरोप में स्टेट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ था जो बड़ा डोमिनेंट रहा. स्टेट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज नोबिलिटी, जो सबसे अजीम है, सबसे बेहतरीन है. द सेकंड वन इज क्लर्जी, जो प्रीस्टहुड है, पॉप्स वगैरह जो रिलीजन को संभालते हैं. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन वाज कॉमनर्स, जो कॉमन लोग थे, गुलाम थे. नोबिलिटी से स्टार्ट लेते हैं. नोबिलिटी वाले कौन थे? ये वेल्दी फैमिलीज थी जिनके पास हुकूमत थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इनके पास था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी इनके पास था, सारा पावर इनके पास था, कानून भी यही बनाते थे. एंड ये काम भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि इनके पास पैसा ही इतना ज़्यादा था, इनको काम करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी. एंड ये हमेशा हाई पोजीशन पे फायज रहते थे, डोमिनेंट रहते थे. द सेकेंड स्टेट सिस्टम इज क्लर्जी. अब क्लर्जी क्या है? एज वी ऑलरेडी डिस्कस के प्रीस्टहुड जो है वो क्लर्जी में आ जाता है. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिश. पैरिश कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी चर्च की बाउंड्री में लोग रहते हैं, घर वगैरह बना के, वो पैरिश हो जाता है, तो उनसे वो टैक्स वगैरह लेते थे. एंड देन मज़हब की बुनियाद पे भी टैक्सेस वगैरह लेते थे लोगों से. एंड क्लर्जी की भी एक बहुत बड़ी डोमिनेंस तो ऑफ कोर्स थी. किंग बन ही नहीं सकता जब तक पॉप की परमिशन ना हो. लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं कि पॉप ज़्यादा पावरफुल है किंग से या नोबिलिटी से. क्लर्जी नोबिलिटी से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं वो. अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, प्रीमोजेनिचर. प्रीमोजेनिचर सीएसएस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये होता क्या है सिंपल टर्म्स में कि अगर एक बादशाह के जो नोबिलिटी का मेंबर है उसके 5 बेटे हैं और उसके पास मिसाल के तौर पे 100 एकड़ ज़मीन है, तो 100 एकड़ ज़मीन जब वो 5 बच्चों में डिवाइड कर देगा तो फिर वो 20 एकड़ जो है वो हर बच्चे के हिस्से में आ जाएगा. लेकिन से एक चीज़ जाहिर होती है कि फिर जो पैसा था 100 एकड़ का, जो रवाब था, जो पावर था, डिवाइडेड इनटू 20 एकर्स. अब उसमें कोई इसको सेल कर देगा, कोई जो है वेस्ट कर देगा, कोई इस पे काम भी करेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा इस 20 को 30 एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए. तो होता क्या था, जितनी भी जायदाद होती थी वो फर्स्ट बॉर्न सन को दे दी जाती थी. इसका रीज़न यही होता है कि भाई हमारा जो एक डोमिनेंट इकोनॉमिक स्टैंडिंग है समाज में वो ख़त्म ना हो. तो पहले बेटे को सब कुछ दे दिया जाता था, इसी को प्रीमोजेनिचर कहा जाता है. दूसरे बेटों के लिए क्लर्जी का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा आम होता था, क्योंकि उस वक्त जो पोजीशन होती थी एक फादर की, एक प्रीस्ट की, वो परचेस कर ली जाती थी. बिशॉप की अपने बेटों के लिए वो परचेस कर लेते थे, क्योंकि क्लर्जी में भी बड़े फायदे थे, बड़ा पैसा था. इसके अलावा या उनको कोई मिलिट्री का ऑफिसर बना देते थे या कोई लॉ उनसे प्रैक्टिस करवाते थे, मतलब डोमिनेंट पोजीशंस फिर भी उनको देते थे. द लास्ट वन इज कॉमनर्स, जिसको आप स्लेवरी भी कह सकते हो, जिसमें मोस्टली सर्व्स होते थे. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि गाड़ी के साथ ड्राइवर भी मिलेगा, तो चलो आज के दौर में तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पहले ऐसा होता था. गाड़ी के साथ ड्राइवर नहीं मिलता था, लेकिन लैंड के साथ आपने लैंड परचेज कर लिया तो उसके साथ एक एग्रीकल्चरल लेबरर भी मौजूद होता था, मतलब वो उसके साथ आता था और वो भी सारी ज़िंदगी गुलाम होता था. उसको एग्रीकल्चर करना होता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो सारी ज़िंदगी उनकी उसी में गुजर जाती थी. कभी कभी जैसे लाइक स्लेवरी में डिस्कस किया था कि बादशाह या जो मास्टर है वो खुश हुआ तो वो आज़ाद भी कर सकता है, कि कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी का काम कर लिया तो आज़ाद कर दिया खुशी में, या कोई रिलीजियस वोकेशन हो गई, टू प्लीज गॉड, समटाइम्स इवन जस्ट टू प्लीज गॉड,
तो हम गुलाम को आज़ाद कर दें। तो बेसिकली कॉमनर्स गुलाम ही थे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सिस्टम जो यूरोप में डेवलप हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। If there is any question, you can ask your question in the comment section. Thank you.